हेलो एवरीवन। आपको पता है आपके आसपास सैकड़ों न्यूज़ रहती है, उसमें से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेजोमैक डिवीजन के इस चैनल के साथ आइए हम देखते हैं द हिंदू ने आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, जो हमें एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकती है। कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। चाइना में जो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट चल रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा भी कई इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्पेशली G20 वाली न्यूज़, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, तो G20 पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है। और पिछले कुछ एग्जाम्स का आप रिकॉर्ड देखें तो यूपीएससी से लेकर क्लास सी, क्लास डी तक के एग्जाम में G20 के बारे में पूछा जाता है। आपसे G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये पूछ सकते हैं, G20 क्या है ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो G20 को यदि हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो G20 के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि एशियन जो क्राइसिस आया था उसके बाद से ही G7 जो कंट्रीज थी उनको ये लगने लगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इसीलिए G7 ग्रुप को एक बार एक्सटेंड करके G20 ग्रुप बनाया गया। ये पूरी कहानी चल रही थी आपके एशियन क्राइसिस के बाद। एशियन क्राइसिस एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, वहाँ का जो शेयर मार्केट था वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया G20 1998 में, लेकिन इसके बाद से इसकी मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी। लेकिन जब अमेरिका में जब मंदी का दौर आया, सबप्राइम क्राइसिस आया, तो उसके बाद से इसकी लगातार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होने लगी। यानी G20 बना तो 1990s में था, 1998 में इसको फॉर्म कर दिया था, लेकिन इसकी एक्चुअल जो फंक्शनिंग थी वो 2008 से स्टार्ट हुई। और अब इसके बाद से ही इसकी हर साल किसी जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उसको, उसमें से हर मेंबर कंट्री को हर एक साल के लिए प्रेसिडेंसी दी जाती है। अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एग्जाम के ओरिएंटेशन से। अब G20 की बात करें तो ऑब्वियसली बात है इंडिया इसका मेंबर होगा क्या, और इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं है ये देखते हैं। एक वर्ल्ड मैप में इसको शो करके देखते हैं तो उससे आपको याद रहेगा कि रीजनली बेसिस पर इसके और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। ये आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप अफ्रीका से कौन कौन से इसमें रिप्रेजेंटेशंस हैं। यूपीएससी का 2019-20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था G20 के मेंबर्स कौन कौन से थे। हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आपका एक कनाडा है, इसके अलावा आपका यूएसए है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आपका सिंगल मेंबर रिप्रेजेंटेशन है वो है आपके साउथ अफ्रीका का। इसके अलावा यूरोप से बात करें तो वेस्टर्न यूरोप से आपके सबसे ज़्यादा इसमें मेंबरशिप्स हैं। एक है आपके यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इसके अलावा एक पूरा यूरोपियन यूनियन भी है, एक यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप से बात करें तो आपका रशिया है, तुर्की है, इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से टोटल 20 मेंबर्स इसके हैं। इसमें G20 में बात करें तो G20 में मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 19 कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, यूरोपियन यूनियन। यानी टोटल 19 कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। G20 की बात करें तो अभी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो इसका अपना कुछ लोगो होता है, अपना कुछ स्टेटमेंट होता है। तो अभी रिसेंटली में G20 के लिए इंडिया ने जो स्टेटमेंट रिलीज करे थे, जो अपना लोगो रिलीज करा था, उसमें कुछ वर्ड्स का यूज करा था। एक तो था आपका वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा एक वर्ड का एक पूरा यूज जो करा था वो था आपका वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ईयर टू ईयर इसकी अपनी कुछ फॉर्मल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, और अब जिस भी कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वहाँ पर इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। अभी जो नेक्स्ट ईयर है 2023 में इसकी मीटिंग इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी, न्यू दिल्ली में। अब मीटिंग्स में क्या होता है, ये अपने इनके कुछ एजेंडे होते हैं। स्पेशली इकोनॉमिक एजेंडा पे ज़्यादा फोकस करा जाता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो भी इकोनॉमिक बेसिस पर ही था। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं जो नए जो इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, क्लाइमेट चेंज हो, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शिफ्टिंग चल रही है, पावर शिफ्टिंग,
यूएसए से चाइना की तरफ, ये सारे इश्यूज जो है इसमें डिस्कस करे जाते हैं। तो G20 के बारे में हमने काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस करा, स्पेशली इसके मेंबर कंट्रीज़ को देखा, ये कब बना था, इसका ओरिजिन क्या था, इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन आपने एशियन क्राइसिस से इसको जोड़ के देखा। तो ये सारी बातें, अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा लगातार आप देख रहे होंगे, यदि आप पिछले 5-6 महीने से लगातार न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो 1-2-3 न्यूज़ आपको दिखी होगी, कभी असम अरुणाचल प्रदेश, तो कभी असम मिजोरम, और अभी रिसेंटली में असम मेघालय बॉर्डर इशू चल रहा है। यानी असम एक ऐसा स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसके अपने जो नेबर स्टेट्स हैं उनके साथ बॉर्डर इश्यूज लगातार न्यूज़ में रह रहा है। चाहे अभी मेघालय के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है, थोड़े टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ आया था, इसके पहले मिजोरम के साथ आया था। दरअसल आप असम की पूरी आप बॉर्डर देखें, असम की जो बाउंड्री देखें, तो असम, यदि ये असम है तो इस असम को कई सारे कंट्रीज और कई सारे स्टेट इसको साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इसको 2 कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, एक आपका भूटान और एक आपका बांग्लादेश। जबकि इसकी इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करें कि कौन कौन से स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ इसके नीचे नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा अभी मेघालय के साथ चल रहा है तो मेघालय, और इसके अलावा एक आपका वेस्ट बंगाल। इस तरीके से असम की क्या बाउंड्री सिचुएशन है वो हमने देखी, क्योंकि असम लगातार पिछले 5-6 महीने से लगातार इसका किसी न किसी स्टेट के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है, इसलिए असम की बाउंड्री इंपॉर्टेंट थी। और असम की क्या क्या बाउंड्री है, क्या केवल इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्या केवल इंटर स्टेट बाउंड्री है, तो वो सारा हमने समझा। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए, टोटल 2 कंट्रीज इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि टोटल 7 स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरीके की खूबसूरती कुछ स्टेट्स में देखने को मिलती है जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी हो और इंटर स्टेट बॉर्डर भी हो। इंटर स्टेट बॉर्डर में भी 5 से ज़्यादा कंट्रीज जिसके साथ किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हो। जब ज़्यादा कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो डिस्प्यूट भी ज़्यादा ही होगा, और वही चीज़ अभी असम के साथ भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वोक्कालिगास के लिए एक न्यूज़ आई है, कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो अपने लिए कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कई बार रिजर्वेशन में डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने लिए कुछ डिफरेंट डिमांड करती रहती है। अभी एक न्यूज़ आई है वोक्कालिगास की। एक वोक्कालिगा कम्युनिटी है आपके मैसूर रीजन में, ओल्ड मैसूर रीजन में, या यूँ बोलें कर्नाटक रीजन में। वो इनके अपनी कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स है। इसके अलावा आप हर स्टेट में देख लीजिएगा, यदि आप हर स्टेट की केस स्टडी देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो अपनी कुछ पर्सनल डिमांड्स रखती है, चाहे वो रिजर्वेशन में स्पेशल कोटा की बात हो, या ओबीसी के अंदर ही कुछ स्पेशल कोटा की बात हो, या आपके कुछ सेपरेट इलेक्शंस में या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो। आप जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी गुज्जर कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है जिसकी अपनी कुछ पर्सनल डिमांड्स को लेकर वो लगातार न्यूज़ में रहती है। इसी तरीके से कर्नाटक का वोक्कालिगा जो कम्युनिटी है वो न्यूज़ में है। आपसे मेजदी कॉलम में पूछ सकता है कि किस कम्युनिटी का रिलेशन किससे है। इस तरीके से मेजदी कॉलम पूछ लेगा, एक तरफ कम्युनिटीज़ दे देगा या कास्ट जो भी बोलना चाहें, और एक तरफ आपको स्टेट दे देगा। एक जैसे गुज्जर कम्युनिटी आ गया, ये रिसेंटली में ये कम्युनिटी न्यूज़ में थी, गुज्जर कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल जैसे आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले है रीजन में। इसी तरीके से ये वोक्कालिगास हैं। इस तरीके से 4 कम्युनिटीज़ दे देगा और उन्हें मेजदी कॉलम करवा सकते हैं। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखिएगा कि वोक्कालिगास कम्युनिटी का रिलेशन किस स्टेट से है, तो वो आपके कर्नाटक से है, इसका रिलेशन है। अभी हमारे यहाँ थोड़े टाइम बाद रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा 26 जनवरी को, और एक परंपरा जो ट्रेडिशनली चली आ रही है कि यहाँ पर किसी भी फॉरेन कंट्री के जो भी हेड होते हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। ऐसा 15 अगस्त को नहीं होता है, केवल 26 जनवरी को होता है। इतना भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे जो 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे, उसके दिन जो फ्लैग है, जो झंडा फहराने वाली जो परंपरा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जबकि 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ जो फ्लैग को जो पहनाने वाला की जो ट्रेडिशनली परंपरा चली आ रही है वो प्रेसिडेंट करते हैं।
ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्रेसिडेंट को कब मौका मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को कब मौका मिलता है। 26 जनवरी को, अभी आने वाले 26 जनवरी को जो भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा, उसमें जो चीफ गेस्ट होंगे वो आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट होंगे। मैंने अभी हाल बताया था कि किसी भी जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। आने वाले जो रिपब्लिक डे है उसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट होंगे उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। इसका थोड़ा हिस्ट्री देखें तो पहले किसको बुलाया गया था, तो 2020 में आपके ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उन्हें बुलाया गया था। 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। यानी ये तो क्लियर है कि 2019 में साउथ अफ्रीका से के प्रेसिडेंट आए थे, तो अफ्रीका से पहले ऐसे कोई प्रेसिडेंट नहीं है, या अफ्रीका की किसी एक कोई ऐसा कंट्री या कंट्री का हेड ऑफ स्टेट नहीं है जो पहली बार एज ए चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे में आ रहे हों। इसके पहले भी 2019 में अफ्रीका से, और अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका से वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे। यानी ऐसा पहली बार नहीं है कि हम अफ्रीका से के किसी कंट्री से हम एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में उन्हें इनवाइट कर रहे हों। इसके बाद देखें तो 2018 में हमने आसियान कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट थे, जो भी आसियान में टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, उन सभी 10 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट थे उनको बुलाया था। 2017 में हमने यूएई के जो क्राउन प्रिंस थे उन्हें बुलाया था। 2016 में हमने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें बुलाया था। तो अगेन आप इस तरीके से ये टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रिपब्लिक डे में जो प्रेसिडेंसी होती है उसका रिलेशन किससे है, या रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंसी किस ईयर में किस कंट्री से रही थी। एक तरफ ईयर दे देगा, एक तरफ आपसे कंट्री का नाम दे देगा, आपसे पूछ देगा, स्टेटमेंट दे देगा कि रिपब्लिक डे में एज ए चीफ गेस्ट किस कंट्री से कौन से ईयर में है एज ए चीफ गेस्ट कोई चीफ गेस्ट इन्वाइट हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा, 2023, 2019, 2017, इस तरीके से कोई भी 4 ऑप्शन उठा के उनके कंट्रीज के नाम देके मैच दी कॉलम करवा सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है आपके इजिप्ट से। आखिर ये इजिप्ट है कहाँ? अभी हाल हमने डिस्कस करा इजिप्ट का रिलेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है। आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो इजिप्ट की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है इजिप्ट का। इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इजिप्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर इजिप्ट, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर इजिप्ट सिचुएटेड है। इजिप्ट कंट्री की बात करें तो इजिप्ट कंट्री की जो कैपिटल है वो है आपकी कैरो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, जो कि इसकी कुछ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, इसकी लोकेशन इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी क्या लोकेशन है कि जिसकी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसके एक तरफ तो है आपके मेडिटेरियन सी, जो नॉर्थ में तो है आपके मेडिटेरियन सी, और इधर है आपके रेड सी। आप जिस स्वेज कैनाल का नाम बार बार सुनते हैं वो भी इस रेड सी और इस इजिप्ट के बीच में ही है। यानी इस स्वेज कैनाल का रिलेशन भी इसी से है। और एक नदी, एक रिवर, जो आप जब भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की फिजिकल लोकेशंस देखते हैं या फिजिकल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का स्टडी करते हैं तो एक रिवर आप हमेशा पढ़ते होंगे, वो है आपकी नील रिवर। ये नील रिवर भी जो है वो आपके इजिप्ट से होते हुए ही मेडिटेरियन सी में अपना माउथ बनाती है या अपना डेल्टा बनाती है। यानी नील रिवर का रिलेशन भी आपके इजिप्ट से है। यानी इजिप्ट की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 3 चीज़ें ध्यान रखेगा, इजिप्ट की कैपिटल कैरो, इजिप्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन, कौन कौन से सीज इसको टच कर रहे हैं, तो एक तरफ मेडिटेरियन सी, एक तरफ रेड सी। इसके अलावा स्वेज कैनाल का रिलेशन भी इसी से है। और इजिप्ट में जो सबसे ज़्यादा अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर नील रिवर, जिसे अफ्रीका की लाइफलाइन भी बोला जाता है, वो भी आपके इजिप्ट से होकर ही निकलती है। यही नील रिवर है कि इसका जो बेसिन एरिया है, नील रिवर का जो बेसिन एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ी का कल्टीवेशन होता है। और इस पेड़ी का काफ़ी ज़्यादा मास लेवल पर पेड़ी का कल्टीवेशन होता है, जो कि अफ्रीका की फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा जिसे हम लाइफलाइन बोल सकते हैं। क्योंकि नील रिवर है, उसके आसपास बेसिन एरिया होगा जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा, और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, इसके लिए इसकी अपनी कुछ कल्टीवेशन की अपनी कुछ इम्पोर्टेंस होगी। इस तरीके से इजिप्ट की जो इम्पोर्टेंट
लोकेशंस थी वो हमने देखी। इतना जरूर ध्यान रखेगा, आपसे मैच दी कोलम भी करवा सकता है। और ये आप मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं, 2023 के पहले 2020 में ब्राज़ील से, 2019 में आपके साउथ अफ्रीका से, 2018 में आपके आसियान से, 2017 में यूएई से, जबकि 2016 में फ्रांस से। अब आप सोच रहे होंगे कि 2021 में और 22 में का तो इस लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं करा गया, सीधे 2023 के पहले 2020 पे चला गया। तो 2021 में और 2022 में क्या कोई हमारे यहाँ रिपब्लिक डे से कोई एज ए चीफ गेस्ट नहीं आया था? 2022 में आपके यूके से आने वाले थे, 2021 यूके से आने वाले थे, और 2021 में हमने किसी को नहीं बुलाया था। इसका बहुत कॉमन रीजन था, वो था आपका कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड हो रहा था, उसकी वजह से कई सारे जो लिमिटेशंस थी, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे, उसकी वजह से 2021 और 2022 में एज ए प्रेसिडेंट कोई हमारे यहाँ हमने इनवाइट तो करा था लेकिन आए नहीं थे। इसकी वजह से इसका जिक्र इस लिस्ट में नहीं करा गया है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से फ्रंट पेज की जो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने देखी। G20 के बाद आपकी एक आपका इजिप्ट और इजिप्ट के अलावा हमने रिपब्लिक डे की प्रेसिडेंसी। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़। इसके अलावा वोक्का-लिगास की हमने सोसाइटी से एक न्यूज़ आई थी, वोक्का-लिगास कम्युनिटी क्या है। इसके अलावा बॉर्डर्स है, हमारी जो इंटरनल बॉर्डर्स है उसमें एक न्यूज़ थी, असम की बाउंड्रीज। इस तरीके से फ्रंट पेज की जो भी 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने देख लिया। सिटीज़ में हमारे लिए अगेन दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स न्यूज़ में भी असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी विजिट है महाराष्ट्र में, अगेन इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन इसमें यहाँ पर असम मेघालय बॉर्डर के बारे में बात करा गया है, किस तरीके से वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, हमने देख लिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता था। आगे बढ़ते हैं। आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि अफ्रीका से लगभग 8 चीते हमने मंगाए थे, और ये चीते हमने तब भी डिस्कस करा था कि ये चीते हमने कहाँ पर रखे थे। इनको हमने एमपी में रखा था। एमपी में एक नेशनल पार्क है, वो है आपका कूनो नेशनल पार्क। उस कूनो नेशनल पार्क में हमने जो 8 चीते जो अफ्रीका में नामीबिया से हमने मंगाए थे, उन नामीबिया से जो अफ्रीका के जो 8 चीते थे उन्हें रीइंट्रोड्यूस करा था हमने कूनो नेशनल पार्क में। दरअसल कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो हमने सभी के सभी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों रखा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ सकता है। एमपी में ऐसी क्या लोकेशन, एमपी की अपनी क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है चीताओं के लिए कि वहीं पर सारे चीतों को रीइंट्रोड्यूस करा गया। दरअसल आप नामीबिया का क्लाइमेट और कूनो नेशनल पार्क और जो एमपी का जो इलाका है, स्पेशली शिवपुरी और श्योपुर वाला इलाका, उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए यदि आप उन्हें रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उन्हें सेम तरीके का क्लाइमेट दिया जाए। लेकिन क्या हमारे यहाँ एमपी जैसा क्लाइमेट तो राजस्थान में भी है, इधर आपके यूपी में भी है, बिहार में भी है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क ही क्यों? दरअसल चीता जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आप जानते हैं चीता अपनी रनिंग के लिए जाने जाते हैं। चीता काफ़ी तेज़ दौड़ता है और उन्हें तेज़ दौड़ने के लिए कुछ ऐसी प्लेन सरफेस भी चाहिए, यानी उन्हें ऐसे फॉरेस्ट एरिया में नहीं रखा जा सकता जो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो। चीता दौड़ेगा और दौड़ते ही वो पेड़ से टकरा जाएगा, ट्री से टकरा जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें बिल्कुल प्लेन जगह चाहिए थी। कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स इनके लिए चाहिए थे जो इनकी जो नेचर है, इनकी जो फास्ट रनिंग के लिए जो ये जाने जाते हैं उससे वो मैच करे। कूनो नेशनल पार्क में ऐसी फैसिलिटीज़ थी। यही रीज़न है कि इन्हें जो एमपी का श्योपुर और शिवपुरी में जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर इन्हें रीइंट्रोड्यूस करा गया। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क की यदि फिजिकल लोकेशन देखें तो कूनो नेशनल पार्क का रिलेशन है वो है आपका विंध्यन हिल्स से। विंध्यन हिल्स आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कूनो नेशनल पार्क का रिलेशन किससे है, किस स्टेट से है, ये सबको पता होता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि सरिस्का का जो नेशनल पार्क है उसका रिलेशन किससे है, ये भी सबको पता होता है। आपसे इनकी अब ज्योग्राफिकल लोकेशंस पूछेगा, आपसे इनकी पॉलिटिकल लोकेशंस नहीं पूछेगा कि ये किस स्टेट में है। आपसे ये पूछ लेगा कि ये किस हिल एरिया में सिचुएटेड है, इनसे कौन सी रिवर पास हो रही है, इनका रिलेशन किस लेक से है, या यदि ये मैरीटाइम
नेशनल पार्क है तो इनका रिलेशन कौन से ओशन से है, कि अरबियन सी से है कि बे ऑफ बंगाल से है, इस तरीके से आपसे पूछ देगा। हम कूनो की बात करें, कूनो नेशनल पार्क की, तो नो डाउट 10 बार डिस्कस कर लिया कि ये एमपी में है, एमपी में है, इसके पूछने के चांसेस कम है। इससे जैसा जो पूछ सकता है वो ये है कि कूनो नेशनल पार्क का जो रिलेशन है वो आपके विंध्यन हिल से है, और यहाँ से कोई रिवर पास नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। यदि यहाँ से कोई स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट रिवर भी पास होती तो हम वो भी डिस्कस करते, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क का रिलेशन विंध्यन हिल से है। आपसे यदि मैं 3 ऑप्शन दे दूं कि विंध्यन हिल, सतपुड़ा हिल, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दूं काफ़ी क्लोज, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा जब तक आपको इसको परफेक्ट पता नहीं होगा। तो कूनो नेशनल पार्क का रिलेशन विंध्यन हिल से है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमने जो नामीबिया के जो चीतल आए थे उन्हें कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया, किस नेशनल पार्क में, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे उठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है आपकी जनरली स्कीम्स पे, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। एक स्कीम है बिहार की, हर घर गंगा जल। हर घर गंगा जल एक स्कीम है, वो बिहार स्पेसिफिक स्कीम है, और इवन बिहार में भी पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। नालंदा, और नालंदा में एक जगह है राजगीर, काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है, टूरिस्ट एरिया है राजगीर। आप लोग यदि टूरिस्ट प्लेस पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर आप राजगीर के बारे में ही पढ़ते होंगे। इसकी अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, स्पेशली नालंदा की। आपने लोगों ने नालंदा का नाम भी सुना होगा। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक राजगीर जगह है, वहाँ पर इसको पायलट बेसिस पे स्टार्ट करा गया है, हर घर गंगा जल। क्या अब इसमें हर घर गंगा जल की बोतलें, गंगा जल को बोतल में भर के क्या घर घर सप्लाई करेंगे, या फिर कुछ और है, ये देखते हैं। पहला बिहार की स्कीम है, केवल राजगीर में इम्प्लीमेंट हो रही है, और इसमें पाइप्ड गंगा वाटर जो है वो हर घर को सप्लाई करा जाएगा। यानी जो यहाँ से जो गंगा रिवर जो पास हो रही है, उस गंगा रिवर से पाइपलाइन के थ्रू आपके हर घर में जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर वाटर की सप्लाई करी जाएगी। यानी पाइप्ड गंगा वाटर सप्लाई की ये स्कीम बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, राजगीर में, इतना ध्यान रखिएगा। अगेन कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसके अलावा वक्का लिगास की न्यूज़ है जो कि हम फ्रंट पेज पे ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो नो डाउट इलेक्शन की न्यूज़ भी आएगी ही, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, इलेक्शंस में अपडेट आते रहते हैं। एक नाम मैं आपसे पूछूं कि वाइकोम मोहम्मद बशीर को आप लोग जानते हैं। आप वाइकोम का नाम सुनोगे तो आप बोल दोगे कि इसका रिलेशन तो केरला से होगा, लेकिन मैं इसके आगे जाके पूछूं कि मोहम्मद बशीर का रिलेशन किससे है, ये कौन थे, क्या ये मलयालम राइटर थे, कि ये सिंगर थे, कि कोई वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे, कि वहाँ के कोई पुराने राजा थे, कि वाइकोम मोहम्मद बशीर, वाइकोम का रिलेशन के नाम से तो आप ये लोग तो जान गए होंगे कि इसका रिलेशन आपके केरला से है। तो ये जो एक मलयालम राइटर है, मलयालम जो है वो केरला की लैंग्वेज है, वहाँ पर मलयालम लैंग्वेज में ये अपना लिखने का काम करते थे। यानी आपसे पूछ दे वाइकोम मोहम्मद बशीर हाल ही में न्यूज़ में थे, इनका रिलेशन किससे है, तो ये मलयालम राइटर थे। दरअसल इनका एक स्टेचू लगाया गया है कोचिकोड का लिटरेसी पार्क, उस लिटरेसी पार्क में इनका एक स्टेचू लगाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका स्टेचू भी चूँकि न्यूज़पेपर में शो करा गया है, इसलिए ये जो मोहम्मद बशीर हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। वाइकोम मोहम्मद बशीर का रिलेशन जो है वो मलयालम लिटरेचर से है, और मलयालम लिटरेचर में भी ये मलयालम राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, कर्नाटक के सीएम ने वहाँ के एक्स सीएम के बारे में क्या कहा, एक्स सीएम ने वहाँ के सीएम के बारे में क्या कहा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगेन एडिटोरियल्स में बात करें तो एडिटोरियल्स में जो एडिटोरियल हमारे काम के आए हैं वो ये हैं, वो है आपका सेम सेक्स मैरिज को लेकर। अभी इंडिया में भी डिमांड उठ रही है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा जाए। सेम सेक्स मैरिज को हम लोग जो हैं वो गे मैरिज भी बोलते हैं। सेम सेक्स मैरिज बोल दो या फिर आप गे मैरिज भी बोल दो। यानी ये तो कंफर्म है कि इंडिया में अभी लीगलाइज नहीं है। हमारी सोसाइटी इतनी अपडेट नहीं है या इतनी उठी हुई नहीं है कि अभी हम इसको लीगलाइज कर दें, लेकिन इसकी डिमांड उठ रही है। कुछ एनजीओज हैं, कुछ जो सोसाइटी का जो एक पार्ट है वो इसको लीगलाइज करने की डिमांड कर रहा है। सेम सेक्स मैरिज आप इसमें नाम से समझ रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये भी नहीं पूछेगा सेम सेक्स मैरिज क्या है ये सब, लेकिन इसका स्टेटस क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे सेम सेक्स मैरिज
का स्टेटस क्या है। नो डाउट इंडिया में तो अभी डिमांड उठ रही है, तो देखना होगा कि इसको लीगलाइज करते हैं नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर इसमें देखने को मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कितना इंटरफेयर करती है कि इसको लीगलाइज का ऑर्डर देती है या नहीं देती है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट खुद आगे होकर इसको लीगलाइज कर देती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस पर जो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो ये देखें, सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो क्या इंडिया में ही इसको लीगलाइज करने की मांग उठ रही है? क्या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ और कंट्रीज भी है क्या जो जहाँ पर ये सेम सेक्स मैरिज या गे मैरिज जो है वो लीगलाइज है? हम टोटल आपको यदि गिनने बैठोगे ना तो टोटल 33 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पर जो गे मैरिज है, सेम सेक्स मैरिज है, वो लीगलाइज है। नीदरलैंड पहला ऐसा कंट्री था 2001 में, नीदरलैंड ने 2001 में ही इसको लीगलाइज कर दिया था, और नीदरलैंड जो है वो पहला ऐसा कंट्री था जिसने इसको लीगलाइज करा था। इसके बाद रिसेंटली में बात करें तो अभी हाल ही में मेक्सिको ने इसको लीगलाइज करा है, और ऐसा सुनने को आ रहा है कि 2023 में, फरवरी 2023 में से जो एंडोरा एक जगह है, एंडोरा जो कंट्री है वहाँ पर भी इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा। इस तरीके से सेम सेक्स मैरिज का इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पर इसका स्टेटस क्या है वो हमने देखा। नीदरलैंड ने इसकी शुरुआत करी थी 2001 में, और उसके बाद बढ़ते आज टोटल 33 कंट्रीज हो गए, और लेटेस्ट जो है वो मेक्सिको था जिसने इसको लीगलाइज करा। थोड़े ही टाइम में एंडोरा भी बोल रहे हैं कि हम भी 2023 फरवरी 2023 से इसको लीगलाइज कर देंगे, यानी एंडोरा जो है वो 34th कंट्री बन जाएगा थोड़े टाइम बाद। इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी जो स्पेशली जो ऐसी कंट्रीज जहाँ की जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट है, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, इस तरीके की जो मॉडर्न सोसाइटी वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो इसको लीगलाइज कर दिया गया है। यूरोप हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अब इंडिया में भी डिमांड उठ रही है, देखते हैं लीगलाइज होता है या नहीं होता है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आगे देखने वाली बात होगी। अगेन लगातार आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर के नाम पर पूछ लेते हैं। हाल ही में ये न्यूज़ में था, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये क्या है। इसी में आपके एक नाम और जुड़ गया पढ़ने के लिए, वो है आपकी ब्लू बगिंग। आप कई बार मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आप ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स या डिवाइस यूज़ करते होंगे, ऐसे डिवाइस जो आपके मोबाइल से या आपके पीसी से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ऐसे डिवाइस जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं उनको हैकिंग करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आया है जिसको नाम दिया गया है ब्लू बगिंग। इस ब्लू बगिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के थ्रू जो ब्लूटूथ के थ्रू जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं उनको हैक कर लिया जाता है, उनके मैसेज को रीड कर लिया जाता है, इवन नए मैसेज सेंड भी कर दिया जाता है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुन लिया जाता है, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हायर कर लिया जाता है, उनको हैक कर लिया जाता है। इस तरीके से कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक हैकिंग का एक इशू आया है जिसे नाम दिया गया है ब्लू बगिंग। तो ब्लू बगिंग के बारे में ध्यान रखिएगा, जो अभी ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको हैकिंग के लिए हैकिंग करने वाले हैं। इसके उन डिवाइसेस की जो हैकिंग होती है जिस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है उसको जो नाम दिया गया है वो है आपका ब्लू बगिंग। आपसे पूछ लेगा ब्लू बगिंग क्या है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ हैकिंग दैट लेट्स अटैकर्स एक्सेस अ डिवाइस थ्रू इट्स डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। इस तरीके से जिसमें ये कॉल्स, रीड्स एंड सेंड मैसेज, ये सारी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट आपकी जो पर्सनल न्यूज़ है उसको चुरा सकते हैं। और इसी को जोड़ के आप देख सकते हैं इस तरीके की न्यूज़ की वजह से ही अभी हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो आपके पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट लगातार एक्टिव है। अभी गवर्नमेंट आने वाले विंटर सेशन में राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए अभी हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आने वाला है, उसका ड्राफ्ट अभी आया है, उसका भी जिक्र आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो इस तरीके की ब्लू बगिंग जैसी घटनाएं नहीं हो, उन सबको इंश्योर करने के लिए ही हमारे गवर्नमेंट जो है वो कुछ बिल वगैरह ला रही है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए। कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली एडिटोरियल के बाद। शशि थरूर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश को अभी G20 के एज ए गेस्ट स्पेशल गेस्ट इनवाइट करा है इंडिया ने, तो इसकी बांग्लादेश की इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। ये वहाँ के जो
जो लीडर हैं उनका ऐसा कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। कई सारे कंट्रीज़ को हम एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट करते हैं। दरअसल जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है, जिस भी फोरम पर, नॉट ओनली G20, जिस भी फोरम पर यदि जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है, वो जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं है उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं। अभी इंडिया ने भी बांग्लादेश को इन्वाइट करा है, बांग्लादेश को नहीं और भी कंट्रीज़ को इन्वाइट करा है एज ए गेस्ट G20 के आने वाली 2023 की मीटिंग में। तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, वो उसी के बारे में एक और न्यूज़ आई है आईटी मिनिस्टर में। विद न्यू बिल गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट प्राइवेसी। अगेन वही बात जो अभी मैं राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा था, वो उसी के बारे में हमारे जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो ये लगातार न्यूज़ में रहता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट। वही कृष्णा कमेटी 2019 का बिल जिसको विड्रॉ कर लिया, दोबारा से आया है। आने वाले विंटर सीजन में इसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा पार्लियामेंट में। क्या चेंजेस होंगे देखने वाली बात होगी, वेट करते हैं। अगेन नागालैंड में एक डिमांड लगातार उठ रही है कि नागालैंड के वापस से 2 टुकड़े कर दिया जाए। दरअसल जब ऐसे सारे रीजन जहां जो है वो एथनिक ग्रुप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूँ बोलें कि पावर में रहते हैं, तो वहाँ पर लगातार ये अपनी एथनिसिटी को, आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए, अपनी कुछ सेपरेट आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए, अपनी एक पॉलिटिकल पावर में खुद को शो करने के लिए ये कुछ अपनी स्पेसिफिक डिमांड करते रहते हैं। ऐसी ही डिमांड उठी है आपकी ईस्टर्न नागालैंड में। वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लगातार बोल रहा है कि जो नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको नागालैंड से अलग करके एक नागालैंड फ्रंटियर या यूँ बोले फ्रंटियर नागालैंड नाम से एक अलग स्टेट बनाया जाए, इस तरीके की डिमांड से। और ऐसा नहीं है कि केवल नागालैंड में ही हो रहा है, आप और स्टेट, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, त्रिपुरा को छोड़ दें तो और सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ पर एथनिक ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, वहाँ पर जो है सेपरेट स्टेट की डिमांड उठती है। कई बार सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं उठती तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड उठती है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी इसमें थ्रेट होता है। ये सारी डिमांड्स उठती रहती है। अब इनका पर्सनल व्यू है, आगे मुश्किल ही है कि नागालैंड को अलग करके अलग फ्रंटियर नागालैंड बनाया जाए, क्योंकि आज फ्रंटियर नागालैंड बनेगा, कल फ्रंटियर मणिपुर बनेगा, कल फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश बनेगा। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है, ये पर्सनल डिमांड्स हैं, इन्हें कुछ लॉलीपॉप दे के शांत करा दिया जाएगा। ऐसे ही चलता है इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स में। मंडे है, मनी वाइज आता है, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, या आपको फिक्स डिपॉजिट कराना है तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट की रेट क्या है आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में या फिर आपको होम लोन लेना है तो आप देख लीजिए उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन एग्ज़ाम में इसकी इम्पोर्टेंस 0 है। अगेन नेशनल इंटरनेशनल पेज और इंटरनेशनल पेज में आज 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। पहला कि चाइना ने इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके लेवल पर एक फोरम बनाया है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है जिसका नाम दिया है इंडियन ओशियन रीजन फोरम। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज जिसमें इंडियन ओशियन के जो भी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उन्हें इसमें इन्वाइट करा जाएगा, लेकिन मालदीव और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जाने से ऑफिशियली मना कर दिया है क्योंकि ये इनकी पर्सनल मीटिंग है। जो इंडियन ओशियन रीजन फोरम है, चूँकि ये चाइना ने बनाया है, इंडिया भी मुश्किल ही इसमें पार्टिसिपेट करे है। ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसको चाइना इसके पीछे है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन इसी के सिमिलर आप यदि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते होंगे तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र लगातार आता है, वो है आपका इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको बात करें इंडियन ओशियन रिम की बात करें तो 1997 का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 23 ऐसे कंट्रीज़ जो इंडियन ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा इसमें 10 डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स जो इंडियन ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री तो शेयर नहीं करते लेकिन इंडियन ओशियन में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो या इनके कुछ स्पेसिफिक आइसलैंड हो सकते हैं। ये सारी बातें जैसे यूएसए वगैरह हैं जो इंडियन ओशियन से इनका कोई रिलेशन नहीं है बाउंड्री के लेवल पर, लेकिन इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इनका काफ़ी ट्रेड इंडियन ओशियन से होता है। तो ऐसे 10 डायलॉग पार्टनर में कई जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो हैं इंक्लूडिंग यूएसए। जबकि 23 में बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसमें इंडिया तो होगा ही सही, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। ये तो चाइना का फोरम है, चाइना इसमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा, इनफॉर्मल मीटिंग्स होगी,
ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इंडियन ओशियन न्यूज़ में आया है और इंडियन ओशियन का भी इंटरनेशनल फोरम के लेवल पर न्यूज़ आई है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ बन सकती है वो है आपकी इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लगातार मीटिंग्स होती है इंडियन ओशियन में। यदि मेरे से पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ओशियन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है आपका इंडियन ओशियन रिम ऑर्गेनाइजेशन। ये लगातार मैरीटाइम सिक्योरिटी को, स्पेशली कि किस तरीके से इंडियन ओशियन में जो अफ्रीका वाला रीजन है वह काफ़ी ज़्यादा जो थ्रेट देखने को मिलता है ट्रेडिंग सिस्टम को, काफ़ी किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करा जा सकते हैं, इस तरीके से मल्टीपल लेवल पर ये जो है मेंबर कंट्रीज होते हैं वो कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये अपने जो 10 डायलॉग पार्टनर हैं उनको भी साथ में लेते हैं। और नो डाउट इंडिया इसका मेंबर है, इसके अलावा और भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जैसे ईरान है, आपका साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। चाइना जो है वो इंडियन ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है कि चाइना इसका मेंबर नहीं होगा। पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इस तरीके से इसके कुछ मेंबर कंट्रीज है। एक न्यूज आपको दिख रही होगी किस तरीके से 2 बसें एक बुरे लैंडस्लाइड के का जो मलबा था उसमें दब गई। अगेन ये बसें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो नीचे लाइन लिख रही है ये इंपॉर्टेंट है कि बस को देखकर आपको यहाँ पर इस लाइन पे चलते हैं। और इस लाइन में भी ये बोला गया है कि हैवी रेनफॉल की वजह से कुछ लैंडस्लाइड देखने को मिली। कहाँ पर मिली ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो लैंडस्लाइड है क्या, दरअसल ये जो आपके बल्क लेवल पर जो भी जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका मास लेवल पर जो है वो डाउनफॉल ही आपका लैंडस्लाइड कहलाता है। इस पर नो डाउट यदि डाउनफॉल है तो वो हिली एरियाज में होगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है आपके इटली में। अब इटली में भी कहाँ पर, इटली में एक आइसलैंड है, इस्चिया आइसलैंड। एक आइसलैंड है इस्चिया आइसलैंड इटली का, वहाँ पर ये लैंडस्लिप देखने को मिला है हैवी रेनफॉल की वजह से। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब यही आइसलैंड हो जाता है जब हम इंटरनेशनल लोकेशंस पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है आपका इस्चिया आइसलैंड। इस्चिया आइसलैंड की बात करें तो पहली इन्फॉर्मेशन तो यही कि इसका रिलेशन किस कंट्री से है, तो इसका रिलेशन आपके इटली से है। और इसकी बात करें तो इसका अब अभी जैसे मैंने बोला था आपसे कि कूनो नेशनल पार्क में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये किस स्टेट से इसका रिलेशन है, आपसे कुछ जोग्राफिकल लोकेशन ही पूछेगा। इसी तरीके से आइसलैंड्स में भी यही है, आपसे यदि आप अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे इस्चिया आइसलैंड का रिलेशन किस कंट्री से है ये पूछेगा। इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस्चिया जो आइसलैंड है उसका रिलेशन है वो किस सी से है या किस ओशन से है। एक सी है आपके टाइरिनियन सी, टाइरिनियन सी में ये आइसलैंड सिचुएटेड है। और ये आइसलैंड जो है वो एक वोल्केनिक आइसलैंड है। वोल्केनिक आइसलैंड मतलब जो यहाँ पास में कभी वोल्केनिज्म हुआ होगा जिसके जो ठंडा होकर सेट हुआ होगा वो मेल्ट हुआ होगा, उसके बाद ये आइसलैंड बना होगा। यानी ये आइसलैंड इटली में भी टाइरिनियन सी और ये एक वोल्केनिक आइसलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आज की जो न्यूज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ थी वो आपके ज्योग्राफी की न्यूज़ थी, चाहे वो असम की बाउंड्रीज हो, चाहे वो इस्चिया आइसलैंड हो, या इसके अलावा भी कई सारी न्यूज़ थी। आपके G20 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशंस हमने देखी, इसके अलावा इजिप्ट की लोकेशन हमने देखी, इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ और कुछ पर्सनालिटीज़ भी न्यूज़ में थी, चाहे वो मोहम्मद बशीर हो, चाहे वो वक्का इलियास हो। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आज हमने देखा। इकोनॉमिक पेज पर आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है मंडे को, तो हम वो इसकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो कल आएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें रिवाइज भी हुई आपकी, चाहे वो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन की बात हो, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी हमने देखे आज, चाहे वो आपकी साइबर सिक्योरिटी का जो रिलेशन है वो है आपकी ब्लू बगिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, वो न्यूज़ में देखा। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की वो हमने कवर करी। थैंक यू वेरी मच।